हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3508 इम्प्लीमेंट राउटर। आज वीडियो डालने में थोड़ा काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, क्योंकि सुबह से घर पे नहीं था मैं। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, पहले तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले 3 दिनों के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही ये उसी फॉर्मेट का प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने 3 दिन अच्छे से प्रॉब्लम किया हुआ है तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो राउटर में जो डेटा स्टोर होता है ये उसके ऊपर है। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें पैकेट्स स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसके पास है सोर्स, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प, ठीक है, कि ये कब डेस्टिनेशन पे पहुँचा, ये टाइम स्टैम्प है। डेस्टिनेशन दे रखा है और सोर्स दे रखा है, ठीक है। ये तीनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं। और हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिसमें हम अपने पैकेट्स को, और हाँ, इस तीनों चीज़ों को पैकेट बोल रहे हैं, ठीक है, पैकेट। हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करवा पाए उसके अंदर। और जो मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जो मतलब कि जैसे मान लो एक पैकेट गया इधर, है ना, फिर दूसरा पैकेट गया, फिर तीसरा पैकेट गया, तो ये वाला पैकेट निकल जाए इस वाले में, फॉरवर्डेड पैकेट में, ठीक है। और इसको हमें एरे की फॉर्म में निकालना है। यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमें तीनों चीज़ें दी होंगी। और एक हमें करना है गेट काउंट को इम्प्लीमेंट। गेट काउंट का मतलब है कि आपको एक डेस्टिनेशन दिया होगा और आपको ये पता करना है कि अभी मेरे करंट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कितने ऐसे इस वाले डेस्टिनेशन वाले पैकेट पड़े हुए हैं जो कि स्टार्ट और एंड की रेंज में जिनका टाइम स्टैम्प आता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इजी ही है, बस प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है ये। तो इसकी अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो मैंने इसमें, अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम्स में आप ब्रूट फोर्स अपने आप से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ब्रूट फोर्स इसमें काम नहीं ही करता है। काफ़ी सारे मीडियम प्रॉब्लम में नहीं करता ब्रूट फोर्स काम। पर इसमें आप कोई भी लाइक एरे डिज़ाइन कर लो या कुछ और डिज़ाइन कर लो, है ना, बिना डेटा स्ट्रक्चर के कोई ऐसा क्वेश्चन कर लो, तो आप रिट्रीव कर लोगे आराम से, आप चीज़ों को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर लोगे, पर वो वर्क नहीं करेगा। तो हम तो इसमें डायरेक्ट अपना अप्रोच देखने वाले हैं। तो क्या इंट्यूशन होगी इसकी, सबसे पहले तो इसने जो पैकेट्स को निकालने का जो फैशन बोला है वो बोला है फीफो फैशन। फीफो फैशन से आपको एक चीज़ याद आती होगी, कि क्यू की आपको याद आती होगी। क्यू में जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और एक और चीज़ इसमें दे रखी है कि मेमोरी की लिमिट भी दे रखी है, कि एक मेमोरी लिमिट है, मतलब जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे ना उसकी स्टोर करने की एक लिमिट है, कि वो एक टाइम पे इतने ही पैकेट्स को स्टोर कर सकता है। अब जैसे ही मान लो 3 वो पैकेट स्टोर कर सकता है, तो अगर आप चौथा लाओगे ना, तो क्या करेगा, जो पैकेट सबसे पहले आया था उसको रिमूव कर देगा, उसको उससे हटाना पड़ेगा और फिर अभी वाले पैकेट को ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। 3 है तो मतलब उसमें 3 पैकेट से ज़्यादा एक टाइम पे स्टोर नहीं हो सकते। तो फीफो फैशन से हमें क्यू की याद आती है। तो क्यू तो देखो इसमें मैं यूज़ करने ही वाला हूँ, ठीक है, एक क्यू तो मैं बनाऊँगा, तो ठीक है। और जैसे हम पहले बनाते थे, हमने 3 दिन से पेयर क्लास बनाई है, तो हम इसके भी पेयर बना लेंगे। पहले 2 होते थे, अब 3 है तो 3 की बना लेंगे। सोर्स, डेस्टिनेशन, टाइम स्टैम्प, तीनों का पेयर क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो क्यू में मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, और मैं क्यू नहीं लूँगा, मैं डी क्यू लूँगा। डी क्यू क्यों लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से निकाल सकूँ और यहाँ से आराम से डाल सकूँ। डी क्यू में हमारे पास एक फ्रीडम होती है कि हम शुरू से भी निकाल सकते हैं और लास्ट से भी निकाल सकते हैं, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी क्यू यूज़ करने वाला हूँ, और फिर यहाँ से मैं निकालूंगा चीज़ों को और यहाँ से मैं डालूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी क्यू की जगह क्यू को भी यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें हमें लास्ट से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें शुरू से ही निकालना है, कभी भी लास्ट से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक क्यू बना लो, या अगर आप डी क्यू के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो तो डी क्यू बना लो, ठीक है। मैं थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम के लिए डी क्यू यूज़ करता हूँ ज़्यादातर टाइम। आपको क्यू यूज़ करना है तो आप क्यू यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो क्यू में क्या करूँगा, पेयर बाय पेयर अपने पैकेट्स को ऐड करवा दूंगा, तो ये फंक्शन तो मेरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। पर एक और बात है कि उसमें डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन में ये भी है कि डुप्लीकेट्स नहीं आने चाहिए। मतलब अगर आपका सोर्स 2 है, 4 डेस्टिनेशन है और 6 कुछ टाइम स्टैम्प आपका है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से 2 4 6 आता हूँ ना, तो आपको इसको भी ऐड नहीं करवाना अगेन, तो क्यू तो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा।
तो डुप्लीकेट्स कौन चेक करता है? सेट चेक करता है, ठीक है। तो एक सेट भी बना लूँगा जो चेक कर लेगा, कोई बात नहीं, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब यार आपको टाइम लिमिट कम चाहिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स तो बनाने पड़ेंगे। अब सेट क्या करता है? सेट लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक कर लेता है, सॉरी लॉगिन में नहीं, बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक कर लेता है कि उसके अंदर कोई चीज़ कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो सेट में भी सेट को मैं पेयर टाइप का बना लूँगा, ठीक है, और इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को डाल दूँगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो गई कि हमें ऐड करवाते टाइम चेक कर लेना है कि सेट में वो है कि नहीं है। अगर है सेट में पहले से ही, फिर तो हमें ऐड करवाना ही नहीं है, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देना है। और अगर सेट में नहीं है तो हमें ऐड करवाना है, ठीक है। ये हुई दो बात। अब यहाँ पे तीसरी बात एक और क्या है कि क्या मेमोरी लिमिट है उतनी? मान लो 3 की लिमिट है अगर, तो अगर मेमोरी लिमिट आपकी पहले से ही 3 है तो आप और कैसे ऐड करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे ना। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल दो एक आगे से, हमने इसीलिए तो क्यू बनाया है ना, क्यू या डी क्यू आप जो भी कह लो, इसलिए हमने क्यू बना रखा है, तो वहाँ से हम निकाल पाएंगे इसलिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें चेक करनी है, 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इसमें जो है इसकी जो लिमिट है, मेमोरी लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। और मेमोरी लिमिट से अगर बाहर होता है तो निकालना है और फिर ऐड करना है, और अगर लिमिट के अंदर होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है क्या उसके अंदर पहले से ही वो पैकेट प्रेजेंट है ना, सेट का जो चेक करना है हमें केस, है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है? पैकेट को सेफली ऐड करवा देना है। पैकेट जो है मेरा वो सेफली क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये फंक्शन तो हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर इतने अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ आपको तो आप डाउट मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं वीडियो का कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो अगला फंक्शन है मेरा फॉरवर्ड पैकेट, ठीक है। तो फॉरवर्डेड पैकेट में क्या है? मुझे पैकेट को आगे भेजना है, तो ये फंक्शन बोलता है कि जो भी मैं डेस्टिनेशन दूंगा ना, ये एक डेस्टिनेशन देगा मुझे, ठीक है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही देगा, और बोल रहा है कि इस डेस्टिनेशन वाला जो पैकेट है वो आप निकाल दो। सॉरी, ये डेस्टिनेशन नहीं देगा, ये कुछ भी नहीं देगा। फॉरवर्डेड पैकेट का मतलब ही है कि आपको पहला पैकेट निकाल देना है, मतलब जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पैकेट जो सबसे पहले आया था उसको निकाल दो। तो ठीक है, वो मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे, और उसको किस इंट के फॉर्मेट में निकालना है, तो इजी है ये काम। तो ये काम तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे पास क्यू पड़ा हुआ है, मैं क्यू से निकाल दूंगा, बस हो गया। क्यू से निकालूंगा तो सेट से भी निकाल दूंगा। तो मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्यू और सेट दोनों जगह से मुझे क्या करना है? रिमूव करना है, हो गया। और उसको इंट के फॉर्म में रिटर्न कर देना है। मान लो कि सेट में कोई भी मतलब है ही नहीं पैकेट, क्यू में कोई पैकेट है ही नहीं, तो वो भी चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो खाली रिटर्न, मतलब ज़ीरो साइज़ की एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन भी डन हो गया, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। इसके बाद गेट काउंट पे आते हैं। गेट काउंट क्या कहता है कि वो हमें डेस्टिनेशन देगा। हाँ, इसकी वाली बात मैंने वहाँ बोल दी थी। वो हमें डेस्टिनेशन देगा, स्टार्ट देगा, एंड देगा। तो डेस्टिनेशन, इस वाले डेस्टिनेशन की, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के जितने भी पैकेट्स हैं उन सब का काउंट मुझे देना है, जिसका स्टार्ट और एंड, मतलब जो जिसका टाइम स्टैम्प स्टार्ट और एंड टाइम के बीच में लाई करता हो, ठीक है, मतलब इसकी रेंज में आता हो, ठीक है। तो इसको सोचो, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए क्या हम क्यू का यूज़ कर सकते हैं? पर क्यू कैसे दे पाएगा यार? क्यू में तो ऑलरेडी सिर्फ पेयर्स स्टोर है ना, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड टाइम स्टैम्प। सेट दे सकता है क्या? सेट नहीं देता, सेट में भी सेम पेयर ही स्टोर है। सेट तो इसलिए बनाया था ताकि चेक कर पाएँ, और क्यू इसलिए बनाया है ताकि हम फीफो फैशन को फॉलो कर पाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम फॉलो कर पाए। पर यहाँ पर कुछ अलग चीज़ डिमांड हो रही है। यहाँ पर एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है और हमें स्टार्ट और एंड के बीच के जितने भी टाइम स्टैम्प्स हैं उन सबको काउंट करके निकालना है कि वो कितने हैं, उनका काउंट निकालना है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो डेस्टिनेशन को मैप कर पाए। तो यहाँ पर आता है मैप। यहाँ पर हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? देखो, मैप आप कैसे सोच पाओगे यहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ गिवन है, डेस्टिनेशन, और आपको इस डेस्टिनेशन वाले सारे पैकेट्स चाहिए अपने पास, है ना, चाहिए ना, इस डेस्टिनेशन वाले सारे पैकेट चाहिए। तो डेस्टिनेशन एज अ की ले लो, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी लिस्ट। दिस इज़ लिस्ट। लिस्ट के अंदर इस डेस्टिनेशन वाले सारे पैकेट्स स्टोर होंगे, ठीक है।
ठीक है। तो ये पैकेट्स के पास क्या होगा, ये पैकेट के पास इनका इनका टाइम स्टैम्प भी होगा। ये मान लो एक पैकेट है, अब इसके पास क्या होगा, इसके पास सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, टाइम स्टैम्प होगा। अब टाइम स्टैम्प अगर इसके पास है तो मैं काउंट कर सकता हूँ ना स्टार्ट और एंड के बीच में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स हैं जो कि जिनका टाइम स्टैम्प स्टार्ट और एंड के बीच में लाई कर रहा है ना। सपोज़ करो यहाँ पर है 2 3 4, अगला पैकेट है 3 4 5, अगला पैकेट है 2 5 एंड 7। मान लो ये 3 पैकेट है लिस्ट में, और इन सबको मैं 6 6 और 6 कर लेता हूँ। डेस्टिनेशन तो सेम होनी चाहिए ना मैप करने के लिए। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेस्टिनेशन से मैप कर लूँगा इनके सेम डेस्टिनेशन वाले पैकेट्स को एक लिस्ट में बना के। और हाँ, प्रॉब्लम में ये भी कंस्ट्रेंट गिवन है, कंस्ट्रेंट, दिस इज़ कंस्ट्रेंट, आप कंस्ट्रेंट में जाके पढ़ लेना। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है कि जो टाइम स्टैम्प आएगा ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। तो 4 5 एंड 7 दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे, 4 5 7 आ गया मेरे पास, और मान लो कि ये कुछ है 5 to 8 तक का। स्टार्ट की वैल्यू हो गई 5 और एंड की वैल्यू हो गई 8। तो 5 से 8 के बीच में 4 आता है क्या, नहीं आता। 5 आता है क्या, नहीं आता है, 5 आता है, ठीक है, इंक्लूसिव ले रहे हैं। 7 आता है क्या, 7, हाँ 7 भी आता है। तो मेरे पास 2 पैकेट हो गए। तो यहाँ से मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मैं काउंटिंग कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। तो ये डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल फाइनली काम करेगा इस फंक्शन के लिए कि एक मैप बना लो डेस्टिनेशन से पैकेट्स को मैप करके, जिनका डेस्टिनेशन सेम है उनको एक लिस्ट में डालो, ठीक है ना। तो ये काम करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार इसको अच्छे से मैं आपको समराइज़ कर लेता हूँ कि आप कैसे इसको सोच पाओगे। क्योंकि देखो खुद से सोचना बड़ी बात होती है, आपको कम से कम प्रॉब्लम को हाफ आवर तो देखो ट्राई करना ही होता है ना। हाफ आवर तो आपको ट्राई करना है, तभी आपको सोल्यूशन देखने का फ़ायदा होता है। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट अगर सोल्यूशन देख लेते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो सोच सकते थे आपने उस पर बाउंडेशन लगा ली, वो आपने नहीं सोचा, ठीक है। और आप खुद से सोच लोगे और फिर आप सोल्यूशन देखोगे तो वो सेम चीज़ जब आपको मिलेगी ना तो आपको सोल्यूशन भी जल्दी समझ में आएगा और वीडियो भी आप स्किप करके देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मुझे पता चला कि यहाँ पे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। क्यू को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे फीफो ऑर्डर है कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग निकालना है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो यहाँ से स्ट्राइक किया कि क्यू को ले सकते हैं। पेयर हम बनाते हैं तो हमने पेयर ले लिया कि इन तीनों को, मतलब एक पैकेट बनाना है ना यार, एक पैकेट के अंदर ये तीनों चीज़ें स्टोर होनी चाहिए, तो हमने पेयर क्लास बना ली। अब आपको मतलब इतनी बार आपने क्लास बना लिया कि आपको क्लास बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसको क्लास बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्यू में इसको ऐड करवा दिया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आपको पता चला यार इसमें तो ये भी बोला है कि डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा कि क्यू में है कि नहीं। अब क्यू में ट्रैवर्स करके चेक करेंगे तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ लिमिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मेमोरी लिमिट, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा पैकेट तो क्यू में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेट को इम्प्लीमेंट कर दिया कि सेट जो है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक करके बता देगा कि वो पैकेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सेट हमारे मन में आया, इतने से हमने अपना क्या कर लिया, ये ऐड पैकेट वाला फंक्शन तो हटा दिया। उसके बाद आपको इसी फ्लो में चीज़ों को सोचना है तो आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे, कम से कम ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन को तो आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद आपने देखा फॉरवर्ड पैकेट, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इसी का एक सब पार्ट है। क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ से ये वाला पैकेट इसमें भी तो निकाल ही रहे हो ना, अगर आपकी लिमिट रीच हो गई तो आपको उसका कोड भी तो इसमें लिखना ही पड़ेगा कि यार आप पहला पैकेट निकाल दो, और इसमें आपको करना ही क्या है, पहला पैकेट निकालना है, तो ये भी आप कर लोगे। उसके बाद आप गेट काउंट पे आए, गेट काउंट में आपको एक अलग चीज़ दिखी कि आपको डेस्टिनेशन से मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, मैपिंग करनी पड़ेगी पैकेट्स की, जिससे मिले डेस्टिनेशन वाले पैकेट्स की, फिर आप काउंट कर पाओगे, है ना। अब आप यहाँ पे ये भी सोच के देखो कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि टाइम स्टैम्प जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं टाइम स्टैम्प जो हमें मिले ना लिस्ट के अंदर वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। और सॉर्टेड ऑर्डर से आपको क्या समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो आपने दो सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो स्टार्ट और एंड के बीच में कितने टाइम स्टैम्प्स है ये आप सर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लीनियर सर्च भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाइनरी सर्च भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लीनियर सर्च जो है वो आपके आपके दिमाग पे थोड़ा कम जोर डालेगा, बट जो बाइनरी सर्च है वो थोड़ा ज़्यादा जोर डालेगा, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लॉग एन ले आएगा। तो बाइनरी सर्च इज़ गुड, है ना।
अगर आपने बाइनरी सर्च अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपको फ्लोर सील वैल्यू के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इसे भी बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च से ही खोजने वाले हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसे लीनियर सर्च से खोजना, बट फिर शायद टीएलई आ जाए, मैंने करके नहीं देखा। क्योंकि जब भी सॉर्टेड होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके मन में आना चाहिए कि आप बेस्ट सर्च टेक्निक को यूज़ करो, है ना। आप जब भी आपको सॉर्टेड दिखे तो आप बेस्ट यूज़ करो ना, आप क्यों लीनियर सर्च यूज़ करोगे, ठीक है। इसी से आपका फ्लो बनेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये राउटर वाली क्लास है जो हमें दे रखी है कि राउटर को आप इम्प्लीमेंट करो। फिर हमने एक पेयर क्लास बना ली, ठीक है। अब ये पेयर क्लास किस लिए, उसी लिए जो हमारे ये सोर्स डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प्स के लिए। तो ये क्या है, ये क्लास वेरिएबल है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और ये जो है कंस्ट्रक्टर है, और ये इसके अंदर ये नहीं आएंगे, इसके अंदर इसके अपने वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। और दिस डॉट सोर्स का मतलब है क्लास के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू डाल दो, इस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू डाल दो, इस टाइम स्टैम्प में ये वाली वैल्यू डाल दो, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब हम कोई भी मेथड बनाएंगे, अभी आप ये सब छोड़ो, अभी आप कोई भी पेयर क्लास बना सकते, कोई भी पेयर डेटा टाइप का मेथड बना सकते हो, है ना। कोई भी पेयर टाइप का बना सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर पेयर बनाया है तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों चीज़ों को स्टोर करेगा, तो ये आप एक पैकेट की तरह मान सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, बूलियन इक्वल्स लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, ये आपके ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है ये, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिले तो आप उसको सीख लो, उसको अच्छे से सीख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट को अगर हमें कंपेयर करना होता है ना कि वो इक्वल है या फिर नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि वो सेम मेमोरी को पॉइंट करे, एक ही मेमोरी में दोनों स्टोर हो, ठीक है, एक ही मतलब एड्रेस पे, तब वो सेम होते हैं। तो यहाँ इसलिए हमें इसको अलग से करने की ज़रूरत पड़ी है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, ये अगर पेयर का इंस्टेंस है ना। ऑब्वियस है, अगर हम पेयर से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई बाद में हम ऑब्जेक्ट ही तो बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस ही तो होता है। तो अगर ये है तो क्या करो, सोर्स को कंपेयर कर लो, डेस्टिनेशन को कंपेयर कर लो, और टाइम स्टैम्प को कंपेयर कर लो, है ना। ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करते हैं, पी डॉट से, पी डॉट डेस्टिनेशन, पी डॉट टाइम स्टैम्प, पी डॉट सोर्स। आपने ऊप्स पढ़ा होगा, आपको ऊप्स अगर आता है तो आपको ये सब बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, ये हैश कोड है ताकि मेरा सेट जो है उसको पहचान पाए, है ना। ये सारे फंक्शंस आते हैं इसी के साथ। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट हैश कर लिया है, आप इसको एज इट इज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फंक्शंस ना एज इट इज़ यूज़ होते हैं, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। अभी अगर मैं ये फंक्शन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, आपके मन में ये आ रहा होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस सेट क्या करेगा ना, सेट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा। उनके सोर्स की वैल्यू, डेस्टिनेशन की वैल्यू और टाइम स्टैम्प की वैल्यू सेम भी होगी ना, तो भी उनको वो अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा, सेम आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने सेट बना लिया है, जैसे हमने बोला कि यार जो पैकेट्स हैं उसका सेट बना लेंगे, और यहाँ पर मैप बना लेंगे। इंटीजर क्या है अपना, ये डेस्टिनेशन होगा, और ये लिस्ट है सारे कॉमन डेस्टिनेशंस की, है ना। यहाँ पे मैंने डी क्यू बना लिया है, आप क्यू भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक लिमिट मैंने क्लास वेरिएबल बना लिया। लिमिट मैंने क्लास वेरिएबल क्यों बनाया ये भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि मैं इसको अक्रॉस ऑल द फंक्शंस यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। मेमोरी लिमिट जो है वो वेरिएबल है इस कंस्ट्रक्टर का, पैरामीटर है इस कंस्ट्रक्टर का, राउटर क्लास से कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पर मैंने मेमोरी लिमिट के वैल्यू को अपने लिमिट में स्टोर करवा लिया, दिस डॉट लिमिट में, ताकि मैं यहाँ पर लिमिट को यूज़ कर पाऊँ। ओके, यहाँ पे बस मैंने ये जस्ट वहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे इसको वो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया फंक्शन को। और यहाँ पर ऐड पैकेट, ये सब काम हम पहले भी कर चुके हैं, आपको मैं पूरा एल्गोरिथम समझा चुका हूँ, और आपको ये कोड जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऐड पैकेट जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने पेयर निकाल दिया, ये सब सिंटेक्स तो आपको भी याद हो गए होंगे। इफ़ सेट डॉट कंटेन्स, अगर सेट में कंटेन करता है पी तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और सेट की साइज़, पहली चीज़ चेक हो गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सेट का जो साइज़ है वो लिमिट के अगर इक्वल है तो डी क्यू में से पोल फर्स्ट होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे है ये जो सबसे पहला वाला है इसको निकाल दो। अगर आप यहाँ पे क्यू यूज़ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पोल लिखो। डी क्यू में पोल फर्स्ट पोल लास्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो सेट डॉट रिमूव, आप यहाँ से रिमूव कर दो। सेट में से भी रिमूव करना पड़ेगा ना, और फिर मैप में से भी हटाना पड़ेगा। तो मैप में से मैंने p1 डॉट डेस्टिनेशन, इस पेयर की जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो मैप है उसमें जो की है वो डेस्टिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको ये लाइन बाय लाइन नहीं समझाने वाला, क्योंकि आपको ये सब समझ में आता होगा।
और सब कुछ आप हटा दो इसके अंदर से, जिसकी भी P1 ऑब्जेक्ट की जो P1 जिसकी भी वैल्यू है, पेयर ये वाला पेयर जो भी है वो सारे हटा दो उसमें से, लिस्ट में से। ठीक है, इतना तो लिस्ट ही बन गया ना, ये पूरा तो लिस्ट बन गया, और ये रिमूव ऑल लिस्ट का ऑपरेशन है। उसके बाद सेट डॉट ऐड कर दो, है ना, सेट में ऐड, अब यहाँ पे मैंने सेफली इसको क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, सेट में ऐड करवा दिया। मैप में अगर लिस्ट नहीं बनी है इस वाले डेस्टिनेशन के लिए तो लिस्ट स्टोर करवा दो, लिस्ट में ऐड करवा दो पेयर को, और फिर डी क्यू के लास्ट में मतलब पुश कर दो, या फिर आप ऐड बोल लो, ऐड लास्ट पी, है ना, पेयर को ऐड करवा दो और लास्ट में रिटर्न कर दो ट्रू को। ठीक है, तो आपको ईजी लग रहा होगा ये, और ये ईजी है भी, पता है। फॉरवर्ड पैकेट में कुछ नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है मैंने यहाँ पे अपने पिछले वाले कोड से, इतना कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेट डॉट साइज़ अगर 0 है तो यहाँ पे 0 साइज़ का एरे मैंने रिटर्न कर दिया। ये मैंने पीछे आपको समझा चुका हूँ, कुछ भी नहीं है, जस्ट रिमूव करने का है कि रिमूव करना है, और पेयर पी मेरे पास है तो मैंने इसको एज अ एरे रिटर्न कर दिया। उसके बाद आता है गेट काउंट, है ना। तो गेट काउंट क्या करेगा, सबसे पहले तो लिस्ट निकाल लेगा इस वाली डेस्टिनेशन पे, जितनी भी डेस्टिनेशन वाली लिस्ट है ना वो सबको गेट कर लेगा। सबको गेट करने के बाद क्या होगा, क्या वहाँ पे मेरी लिस्ट नल है, क्योंकि क्या पता इस वाले डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन उसके अंदर हो ही ना, मैप के अंदर, है ना। तो अगर ये चीज़ नल दे देती है तो अगर नल है तो यहाँ से 0 रिटर्न करवा दो, और अगर और नहीं नल है मतलब कुछ है उसके अंदर तो ये अपना पूरा बाइनरी सर्च है। ठीक है, ये पूरा बाइनरी सर्च है। बस अब ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोड है। तो फ्लोर वैल्यू निकाली, सील वैल्यू निकाली, ठीक है, निकाल ली, अभी समझाऊंगा कैसे निकाली। और लेफ़्ट इंडेक्स आप ऐसा समझो ना कि मेरे पास ऐसे करके है, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हैं, पैकेट्स हैं सॉरी। अब ये इनके पास क्या है, टाइम स्टैम्प्स भी हैं। तो स्टार्ट टाइम दिया, एंड टाइम दिया, और इसने मेरे को क्या रिटर्न करके दिया कि ये 2 से 2 3 4 4 तक, ये तीनों जो है ना ये इसकी रेंज में है, स्टार्ट से एंड की रेंज में है। तो आप इसको क्या करो, वो कर लो, आप इसको काउंट कर लो। तो 4 - 2 + 1 ये किया है बस यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स +1, और अगर लेफ्ट इंडेक्स बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे 0 आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 4 5 7 9, ये मेरी एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, और मेरे पास जो रेंज है ना, रेंज है 3 से 7 तक। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है। अब यहाँ पर आएगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पॉइंटर्स आएंगे बाइनरी सर्च के। तो हमें इसमें खोजना क्या है, देखो 3 या फिर 3 से बड़ा, ज़रूरी थोड़ी है इसमें 3 होगा ही, 3 या फिर 3 से जस्ट बड़ा, तो कहाँ है 3 या फिर 3 से जस्ट बड़ा, तो कहाँ है 4, ये हमें खोजना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे खोजेंगे इसको, मैं आपको एक के लिए बता रहा हूँ। मैंने ये फ्लोर और सील के ऊपर बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ से भी इसे अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो कैसे खोजेंगे इसको, सबसे पहले तो आई और जे यहाँ पे आ गए, मिड क्या होगा, मिड ये हो जाएगा। आपको बाइनरी सर्च आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब मिड को चेक करेंगे कि क्या ये 3 है ना हमारा टारगेट, तो क्या ये टारगेट से बड़ा है, तो ये बिल्कुल टारगेट से बड़ा है ना। तो टारगेट जो है वो इधर लाई करेगा, मतलब ये आंसर हो सकता है, मैंने मना नहीं किया, ये आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये भी 3 से बड़ा है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब देखो, अब जैसे ये मिड हो गया तो जे जो है वो इधर आ जाएगा, मिड -1। अब आई और जे और मिड ये हो जाएगा। अब देखो 2 पे आ गया, अब 2 क्या बड़ा है टारगेट से, 2 बड़ा नहीं है, 2 छोटा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, छोटा वाला आंसर नहीं होता ये, या फिर इससे बड़ा, इसलिए इसको फ्लोर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मिड हो गया, तो मैं इस बार आई को अपडेट करूँगा, तो आई कहाँ अपडेट होकर आ जाएगा, आई यहाँ पे अपडेट हो जाके आ जाएगा, तो आई और जे यहीं आ गया, मिड यहीं आ जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, अब जैसे ही बड़ा हो गया तो 4 जो है वो 3 से बड़ा हो गया, तो ये आंसर हो सकता है। तो मैं अपने आंसर में इस वाले इंडेक्स को स्टोर कर लूँगा, अभी ये वाला स्टोर था, अब ये वाला स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब हो सकता है ना, तो जे अपडेट हो जाएगा, जे अपडेट हो जाएगा मिड -1, तो जे यहाँ पे आ जाएगा, और जे इज़ ग्रेटर देन आई हो गया, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अगर आपने पहले ही बाइनरी सर्च पढ़ा होगा। अगर आपने पहले बाइनरी सर्च नहीं पढ़ा तो आपको बाइनरी सर्च इसके लिए आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे लीनियर सर्च लगा लो, और बाइनरी सर्च पढ़ने के बाद इसको करने की ट्राई करो, ये बहुत ईजी फंक्शंस होते हैं बाइनरी सर्च के। ठीक है, मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे फ्लोर वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जस्ट आई पॉइंटर बनाया, जे पॉइंटर एजिस पे, जैसा मैंने वहाँ पे बताया था आपको ड्राई रन करके, और आंसर इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाया है। वैसे यहाँ पे आंसर इक्वल टू 0 नहीं बनेगा,
क्योंकि आंसर इक्वल टू 0 आपको रॉन्ग आंसर दे देगा। क्यों रॉन्ग आंसर देगा? क्योंकि आप पहले ही कैसे मान रहे हो कि वो 0 है। आपको फ्लोर वैल्यू का फंक्शन निकालना है तो आपको पहले उसे ज़्यादा मान के चलना पड़ेगा कि वो राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कोशिश करनी है, राइट हैंड में जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले एल डॉट साइज से इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लूप ब्रेक किया है, सॉरी लूप रन किया है आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे के लिए, मिड निकाल लिया। अब ये मिड, अच्छा लिस्ट में क्या स्टोर है, लिस्ट में तो पैकेट स्टोर है ना, पैकेट के अंदर सोर्स, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प है, तो डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऐसे, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को ऐसे एक्सेस कर लिया, और अगर ये टारगेट से बड़ा या बराबर है तो आंसर में स्टोर कर लिया, जैसे पहले पीछे बताया मैंने ड्राई रन करके। और जे को मैंने लेफ़्ट साइड में कर दिया, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू मिड प्लस 1 अगर ये जो है छोटा हो जाता है टाइम स्टैम्प अपना, तो ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर फ्लोर सील वैल्यू फंक्शन आता होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम अपने सारे फंक्शंस को देखते हैं। तो ये सब तो बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगने वाली। अपने फंक्शंस को देख लेते हैं जो हमने बनाया, ये भी बिग O ऑफ 1 में हो जाएंगे, और पेयर बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। ये सब चेक भी बिग O ऑफ 1 में कर लेता है, सेट ये सब भी बिग O ऑफ 1 में होगा, रिमूवल और ये सब है ना, सब कुछ बिग O ऑफ 1 में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कंप्यूट इफ एब्सेंट और मैप के भी सारे ऑपरेशंस बिग O ऑफ 1 में होंगे, और डी क्यू में ऐड करवाने का ऑपरेशन भी बिग O ऑफ 1 में होगा। तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ 1 आ गई, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आएगी? अब आप देखो, हम लिमिट से ज़्यादा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना, लिमिट जितने पैकेट से तो शो कर सकते हैं, तो बिग O ऑफ लिमिट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिग O ऑफ लिमिट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वाले फंक्शन की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें हमने अलग अलग फंक्शन बनाया है, इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल के दिखा रहा हूँ। अब इसकी भी बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1 है ना। अब इसमें हमें क्या, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, सबसे पहले तो इसमें 3 एलिमेंट की एरे बनाई है, तो इसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी नहीं, है ना। और इसमें हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने में। तो मान लेता हूँ कि इस सेम डेस्टिनेशन के डी नंबर ऑफ़ पैकेट्स है, तो बिग O ऑफ डी हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसमें तो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सर्च करने में, जो बाइनरी सर्च हो रहा है ना इसके अंदर, तो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और लॉग एन भी क्यों होगी, क्योंकि मतलब लॉग एन नहीं होगी, लॉग डी होगी, ठीक है। लॉग डी क्यों होगी? क्योंकि इसमें डेस्टिनेशंस पर ही तो हो रहा है ना, जितने डेस्टिनेशन वाले लिस्ट हैं सेम डेस्टिनेशन वाले, उन्हीं पे तो सर्चिंग की जा रही है ना। इसलिए यहाँ पे बिग O ऑफ लॉग डी होगी। और जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसके लिए, वो तो बिग O ऑफ 1 होगी। तो आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।